नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और अभी इतिहास पढ़ेंगे। और इतिहास की क्लास में आज हम लोग जो है प्राचीन भारत के तहत जो है मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तक हम लोगों ने मगध का उत्कर्ष के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे कि मौर्य वंश का उदय कैसे हुआ, मौर्य वंश के कौन कौन से शासक थे, उनका क्या क्या योगदान था, मौर्य वंश के प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे और ये बहुत ही परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का उदय मैंने बताया था पिछली क्लास में कि मौर्य वंश का उदय जो है वह कैसे हुआ। तो नंद वंश जो था, नंद वंश का अंत करके नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था, जिसने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य चाणक्य जो थे उन्हें अपने यहाँ से निकाल लिया था। उन्हें उनके साथ विवाद हो गया था, जिसके कारण वह उन्हें अपने यहाँ से दरबार से निकाल दिया था। इसी के कारण क्षुब्ध होकर चाणक्य कौटिल्य जो थे, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उन्होंने क्षुब्ध होकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है प्रशिक्षण दिया। और प्रशिक्षण दे के जो है चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच में जो है युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ। ठीक है, और उसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होकर जो है धनानंद को हराकर और गद्दी संभाला और किस वंश की स्थापना किया? मौर्य वंश की स्थापना किया। इसके बाद जो है इस वंश में जो है मौर्य वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बाद आएगा बिंबिसार आएगा। ठीक है, जो इनका पुत्र था बिंदुसार। ठीक है, उसके बाद जो है सम्राट अशोक आएंगे। फिर जो है इस तरह से सम्राट अशोक जो है इस वंश के सबसे महान शासकों में से एक होता है। और इसके बाद जो है मौर्य वंश का धीरे धीरे जो शासक होते हैं वह मौर्य वंश पतन की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, और एटलास्टिल जो है मौर्य वंश का क्या हो जाता है? पतन होता है। और यह मौर्य वंश जो है यह बहुत ही विस्तृत साम्राज्य है। क्यों? क्योंकि जो हर्यक वंश से साम्राज्य विस्तार, मगध साम्राज्य की जो विस्तार की नीति चल रही थी, वह अब जो है मगध साम्राज्य अपने प्रकाष्ठा पर थी। ठीक है, अपने प्रकाष्ठा पर थी। इस समय मगध साम्राज्य का जो विस्तार था वह लगभग पूरे भारत में उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में कावेरी नदी तक मैंने बताया था, और उत्तर पश्चिम में अफगान से लेके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक मगध साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। ठीक है, तो देखते हैं मगध साम्राज्य का इतिहास। देखिए, मैंने बताया अभी मौर्य वंश का उदय जो है, मौर्य वंश का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, किस वंश के बाद हुआ? तो नंद वंश के पतन के बाद जो है किस वंश का उदय हुआ? नंद वंश के पतन के बाद जो है किस वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश का उदय हुआ। ठीक है, इसके बाद नंद वंश का मैंने अभी बताया अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। और नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद। धनानंद के अत्याचारों, करों की अधिकता और जनता में असंतोष के कारण जो है एक सशक्त नेतृत्व की भूमि तैयार हुई। ठीक है, क्योंकि धनानंद जो है बहुत ज्यादा, हमने बताया था पिछली क्लास में जो नंद वंश पढ़ाया था कि धनानंद जो है कर को बहुत ही कठोरता से लागू करता था। ठीक है, इसके बाद इस समय भारत राजनीतिक रूप से खंडित था और सिकंदर इसी समय 326 ईसा पूर्व में जो है आक्रमण किया था। ठीक है, जो उत्तर पश्चिम भारत पर संकट लेकर आया था। यानी उत्तर पश्चिम भारत कहने का मतलब क्या? इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। तो उत्तर पश्चिम, तो देखिए पश्चिम इधर, उत्तर इधर। ठीक है, यानी हिमालयी रीजन। ठीक है, उत्तर पश्चिम पर संकट लेकर आया था। मौर्य वंश का उदय भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है, जो भारत का पहला विशाल और केंद्रीकृत समाज था। जिसकी स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और इसकी स्थापना कब हुई? चंद्रगुप्त मौर्य ने की 321 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश की स्थापना। ईसा पूर्व की बात हो रही है अभी। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कब की? तो 321 ईसा पूर्व की। ठीक है, इसके
उदय का मैंने कारण बताया। इसके उदय का बहुत सारा कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है। ठीक है, इसके अलावा इसके उदय के कारणों में सबसे पहला कारण क्या है? नंद वंश की कमजोरी। क्या है? नंद वंश की कमजोरी। क्यों? नंद वंश का जो शासक था, अंतिम शासक धनानंद था, ठीक है, वह बहुत ही ज्यादा कर वसूली करता था, कठोरता से, जिसके कारण उसके खजाने बहुत ज्यादा क्या हो गए थे? भर गए थे। ठीक है, और जनता उससे जो है उसके करों के बोझ तले जो है दबती जा रही थी। ठीक है, कमजोर होती जा रही थी, गरीब होते जा रही थी। इसके अलावा क्षत्रिय वर्ग में जो है क्षत्रियों को यह नाश करते रहता था। ठीक है, उनका विनाश करते रहता था। इसीलिए इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? मैंने बताया था, सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की थी। यानी सर्व छत्रांतक कहने का तात्पर्य है कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, इसके अलावा इसके जो प्रशासन थे, उस प्रशासन में भ्रष्टाचार और शोषण बढ़ गया था। तो नंद मौर्य वंश के उदय के सबसे नंबर 1 कारण क्या है? नंद वंश की कमजोरी। दूसरा, चाणक्य की भूमिका। चाणक्य, कौटिल्य जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनकी भूमिका। इसमें मैंने बताया था कि इसने क्या किया? धनानंद जो था उसने चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया था, जिसके कारण जो है यह क्षुब्ध हो गए थे। और चाणक्य कौन थे? चाणक्य एक महान ब्राह्मण राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, और अर्थशास्त्र और नीतिकार थे। ठीक है, जब धनानंद ने चाणक्य को अपमान किया, तब चाणक्य ने प्रतिशोध की भावना से चंद्रगुप्त मौर्य को क्या किया? प्रशिक्षित किया और तैयार किया, और नंद वंश का क्या कर दिया? अंत करवा के मौर्य वंश की स्थापना करवाया। ठीक है, उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य का नेतृत्व का मत कहने का तात्पर्य क्या है? कि चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किसने किया? चाणक्य के सहयोग से नंद वंश का अंत करके मगध साम्राज्य पर अधिकार हुआ। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी भारत के अनेक छोटे छोटे गणराज्य और राज्य को एकजुट करके एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया कि इसने जो है नंद वंश के शासक को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की, और उसके बाद जो है क्या किया कि जो छोटे छोटे राज्य थे उन सबको भी फिर से जो बिखर गए थे उन्हें फिर से एकजुट किया, और फिर से मगध साम्राज्य को क्या किया? तैयार किया। ठीक है, इसके बाद सेलुकस से युद्ध और संधि। सेलुकस से युद्ध और संधि कहने का तात्पर्य कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर भारत में सेलुकस निकेटर, ठीक है, सेलुकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति और उत्तराधिकारी। ठीक है, उसको हराया। इसके बाद जो है एक संधि हुआ, उस संधि में चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का हिस्सा मिला था। सेलुकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की। यानी कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब जो है सेलुकस निकेटर जो था, जो सिकंदर का क्या था? सेनापति था, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ? एक संधि हुआ, और उस संधि के तहत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान क्या हो गए? किसको मिल गया? चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। और सेलुकस की बेटी जो थी उसकी भी शादी जो है किससे हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य से थी, हो गई। ठीक है, इस प्रकार जो है साम्राज्य का क्या हुआ? विस्तार हुआ। पहले भी मैंने बताया था मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष था उसमें लोग जो राजा होते थे वह विवाह करके जो है क्या करते थे? साम्राज्य का विस्तार करते थे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था और प्रशासन का विकास। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य, चाणक्य। ठीक है, उन्हीं का नाम है। उस समय के प्रशासन, कर व्यवस्था, कूटनीति, अर्थव्यवस्था का ही ग्रंथ माना जाता है। एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना हुई, यानी कि मगध साम्राज्य एक केंद्रीकृत प्रशासन था। ठीक है, केंद्रीय नियंत्रण ज्यादा था, उसमें नियंत्रण बना रहा। इसके बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार चंद्रगुप्त के काल में। देखिए, मैंने बताया था पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अफगान तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक। ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, नर्मदा नहीं, कावेरी नदी तक होगा, कावेरी नदी तक विस्तार होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जैसे 326 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना हमने बताया कब हुआ? 321 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व। ठीक है, तो उस सिकंदर जो है कब आक्रमण करता है भारत पर? 326 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में यूनानी प्रभाव क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। हम लोग इसके सिकंदर का युद्ध, सिकंदर जो आक्रमण किया था उसके बारे में अलग से क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि इसने कब किया था आक्रमण? 323 ईसा पूर्व और 326 ईसा पूर्व और 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है तो जो यूनानी लोग जो आक्रमण कर रहे थे भारत पे, उन यूनान क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, और इसका फायदा जो है चंद्रगुप्त मौर्य उठाता है, और 321 ईसा पूर्व में जो है क्या हो जाता है? मौर्य वंश की स्थापना हो जाता है।
इसके बाद 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उत्तर पश्चिम भारत पर अधिकार किया। 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म को अपनाकर सल्लेखना विधि से, जैन धर्म में सल्लेखना विधि हमने बताया था, जैन धर्म पढ़ाया था, उसमें अगर नई वीडियो देखे हैं तो देखिएगा जैन धर्म का वीडियो, ठीक है। उसमें मैंने बताया सल्लेखना विधि, जिसमें अन्न जल को क्या कर दिया जाता है, त्याग कर जो है समाधि ली जाती है, शरीर को त्यागा जाता है। तो उस विधि से इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म अपना के संन्यास ले लिया और अंततः जो है सल्लेखना विधि से जो है इसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इसका पुत्र जो है बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। यानी कि इसका कुल कितना साल राज किया, 21 साल। 321 ईसा पूर्व में स्थापना किया और 300 ईसा पूर्व में इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और थोड़ा सा कौटिल्य के बारे में जान लेते हैं, चाणक्य, ठीक है। चाणक्य महत्वपूर्ण भूमिका है। चाणक्य जो चाणक्य हैं इन्हें ही कौटिल्य कहा जाता है। विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है, अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। यह एक बहुत ही बड़े दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिकार थे। कौटिल्य कौन थे, एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, रणनीतिकार, ठीक है थे। इन्होंने इनका प्रमुख भूमिका क्या है, मौर्य वंश की स्थापना में जो है, मौर्य वंश की स्थापना में यह इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। इन्हें भारत का प्रथम महान राजनीतिक विचारक, रणनीतिकार और आर्थिक शास्त्री, अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता तक पहुंचाया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखा। ठीक है, कौटिल्य की भूमिका क्या है, इन्होंने क्या मैंने बताया, अभी बहुत बार बताया और याद हो जाना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए, कौटिल्य क्या किए, चंद्रगुप्त मौर्य को, एक साधारण परिवार का व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य, बालक था, उसको प्रशिक्षित किए और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाए। उसके बाद जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई तो जो कौटिल्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। कौन, कौटिल्य, ठीक है। इन्होंने चंद्रगुप्त के शासन प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से संभाल ली, युद्ध कैसे करना है, कूटनीति कैसे करना है, और ये सब में इसने, कौटिल्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प किया, सहायता किया, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य और ज्यादा फला फूला। ठीक है, उसके अलावा कौटिल्य जो थे, चाणक्य, वह राजनीतिक गुरु और बहुत बड़े मार्गदर्शक थे, जिसके कारण जो मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। अर्थशास्त्र की रचना भी किसने की, कौटिल्य ने की, मैंने बताया। ठीक है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वह जो है उसमें अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बल्कि राजनीति के बारे में जो है उसमें ज्यादा बातें लिखी गई है। इस ग्रंथ को केवल अर्थशास्त्र का नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, सैन्य नीति, सामाजिक व्यवस्था का एक उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। यह परीक्षा में पूछा हुआ है प्रश्न कि अर्थशास्त्र का संबंध है, ठीक है, तो ये है। इसके अलावा उन्होंने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें जो है सप्तांग सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है, सप्तांग सिद्धांत, ठीक है। अब यह परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, कौटिल्य ने दिया था। और सप्तांग सिद्धांत के तहत उन्होंने कहा था कि एक राज्य के 7 प्रमुख अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर का सारे अंग जो है महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार एक राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग होने चाहिए। सबसे पहले राजा होना चाहिए, उसके बाद मंत्री होना चाहिए, क्षेत्र यानी जिला होना चाहिए, दुर्ग किला होना चाहिए, कोष यानी कि राज्य के पास अपना राजस्व होना चाहिए, सेना होनी चाहिए और मित्र होना चाहिए। तो यही सप्तांग सिद्धांत है। सप्तांग सिद्धांत के तहत कौन कौन शामिल हुआ, राजा हो गया, राज्य हो गया, राज्य का राजा हो गया, मंत्री हो गया, जनपद हो गया, जिला हो गया, दुर्ग हो गया, कोष हो गया, सेना हो गया, मित्र हो गया, ठीक है। और कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर जोर दिया कि राजा को क्या कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस बात को उसने अर्थशास्त्र में बताया है, ठीक है। इसके अलावा विदेश नीति के तहत जो है कौटिल्य ने मंडला सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, मंडला सिद्धांत दिया, ठीक है, जो पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को। मंडला सिद्धांत के तहत क्या बातें हैं कि मंडला सिद्धांत के तहत जो सप्तांग सिद्धांत मैंने देखा, मंडला सिद्धांत में जो है इसने बताया था कि जो अपना पड़ोसी देश होता है उसके साथ जो है कैसे, या पड़ोसी, उस समय तो पड़ोसी राज्य था, पड़ोसी राज्य के साथ कैसे व्यवहार करना है, बर्ताव करना है, उसके साथ क्या क्या कूटनीति, राजनीतिक संबंध कैसे बनाना, आर्थिक संबंध कैसे बनाना है, ये सब बातें जो है किसमें है, मंडला सिद्धांत में। इसके अलावा कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में न्याय को राज्य का हृदय बताया। यानी कि न्याय जो होना चाहिए वह जो है किसी पक्ष के रूप में नहीं होना चाहिए,
पक्षपात नहीं होना चाहिए न्याय में, न्याय का अधिकार सबको है, इसीलिए इसने न्याय को क्या बताया, राज्य का हृदय बताया। और यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है या राज्य के विरुद्ध जाता है तो उसे कठोर से कठोर जो है दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, यह ग्रंथ जो अर्थशास्त्र है यह राजनीतिक विज्ञान प्रशासनिक अध्ययन के लिए एक अमूल्य स्रोत माना जाता है। यही बात एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसका संबंध कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध किस चीज से है, तो राजनीतिक विज्ञान और प्रशासनिक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है। उसके बाद गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की, कौटिल्य जो थे इन्होंने उसमें गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया। इसके तहत क्या है कि किसी गुप्तचर जो है बहुत ही जरूरी होता है, जैसे भारत का भी गुप्तचर है, रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB है। ठीक है, उसी तरह अलग अलग देशों के अलग अलग गुप्तचर संस्थाएं होती हैं जो क्या करती है कि जानकारियां इकट्ठा करती है और सरकार को बताती है कि कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, उस अनुसार कार्य किया जाता है। ठीक है, तो गुप्तचर व्यवस्था पे जोर दिया। प्रशासनिक संरचना का नींव रखा। प्रशासनिक संरचना कहने का मतलब कि प्रशासन कैसा होना चाहिए, राज्य है, राज्य के बाद जो है जैसे हमारे यहाँ प्रशासन क्या है 3 भाग में डिवाइड है, 4 भाग में देश केंद्र हो गया, केंद्र के बाद राज्य है, राज्य के बाद जो है क्या है नगर पंचायत है। ठीक है, तो इस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, कौटिल्य को जो है क्या कहा जाता है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इन्हें, भारत का मैकियावेली। इनकी नीतियां आज भी जो है क्या UPSC के जब आप IAS बन जाइएगा या फिर BPSC निकाल के SDM बनिएगा तब जो है आप जब वहां ट्रेनिंग करने जाइएगा तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र वहां पर क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसीलिए यह आज भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वह आज भी वर्तमान में भी क्या है, प्रासंगिक है। उसमें जो बातें कही गई हैं वह आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, अब है मौर्य काल जो है, मौर्य काल के अध्ययन के स्रोत, यानी कि जो मौर्य काल में जो मौर्य काल के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे, तो उसके अध्ययन के स्रोत क्या क्या हैं। जैसे हम लोगों ने प्राचीन भारत पढ़े थे, प्राचीन भारत के तहत ये भी आता है, इसमें हम लोग पढ़े थे उस समय स्टार्टिंग में पूरा पाषाण काल जब पढ़ रहे थे कि क्या क्या इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं इतिहास के बारे में, तो उसको में हमने बताया था सिक्का है, अभिलेख है, स्मारक है। उसी तरह मौर्य काल के भी अध्ययन के स्रोत है। मौर्य काल जो है 321 ईसा पूर्व से कब तक चला, 185 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक है, इसमें जो है क्या है कि सबसे पहला जो अध्ययन का मुख्य स्रोत है वह क्या है, अभिलेख है। अभिलेख के तहत अशोक के शिलालेख हैं, अशोक ने शिलालेख बनवाए, स्तंभ लेख बनवाए, गुहा लेख बनवाए, तो इस तरह के अलग अलग लेख जिसमें खुदवाए जाते थे पत्थरों पे। ठीक है, तो अशोक के शिलालेख महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, जो कहां कहां से मिला है अशोक के शिलालेख, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस सब जगहों से मिला है, जिसका भाषा जो है मुख्यतः प्राकृत था, लेकिन कुछ स्थानों पर विदेशों में जो मिला है उसमें ग्रीक और अरामाइक लिपि का भी इस्तेमाल, भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और जो लिपि है अशोक के जो अभिलेख हैं, उस अभिलेख की जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, यूनानी लिपि है, अरामाइक लिपि है। ब्राह्मी लिपि क्या होता है, बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, और खरोष्ठी लिपि क्या होता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। अरामाइक जो होता है बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं, यह अरामाइक लिपि होता है। ठीक है, इसका विषय क्या है, अशोक की धम्म नीति, ये भी जो है एक स्रोत है। प्रशासन, धार्मिक सहिष्णुता, जन कल्याण, जैसे गिरनार का अभिलेख, गिरनार गुजरात में है, सोपारा, रुमनदेई नेपाल में है, उसके बाद कंधार अफगानिस्तान में है, दौली, सांची, ये सब का स्तूप जो है, ये सब सांची का स्तूप है, इस सबसे मिलता है मौर्य वंश की जानकारी। इसके अलावा कुछ विदेशी भी आए थे जिन्होंने मौर्य वंश का वर्णन किया, उससे भी जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। जैसे मेगास्थनीज की पुस्तिका है जिसका नाम है क्या, इंडिका, उस इंडिका में जो है के वर्णन है किस वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में वर्णन है। ठीक है, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, इसने कौन सा पुस्तक लिखा, इंडिका, इसका जिसका विषय था क्या, इंडिका में नगर व्यवस्था, प्रशासन, समाज, न्याय व्यवस्था, कृषि, सेना आदि के बारे में लिखा। इसके अलावा और भी अलग अलग जो है विदेशी आए थे जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, इसके बारे में आगे में विस्तार से पढ़ेंगे। डियोडोरस, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, मेगास्थनीज, ठीक है, ये लोग अन्य थे। इसके अलावा और भी साहित्य जैसे ब्राह्मण साहित्य में महाभारत, मनुस्मृति में मौर्य काल के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में दीघ निकाय, महावंश, दिव्य वदान, अशोक वदान, ठीक है, ये सब बौद्ध ग्रंथ में अशोक के जीवन, धर्म परिवर्तन से संबंधित, अशोक ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया था उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ है
जैन ग्रंथ में परिशिष्ट, पर्व, कल्प सूत्र, इस सब में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमने अभी बताया। मुद्रा राक्षस जिसने विशाख दत्त ने लिखा था, मुद्रा राक्षस एक संस्कृत नाटक है। यह भी परीक्षा में एक पूछा हुआ प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस कैसा नाटक है। हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, फारसी है, क्या है? तो संस्कृत नाटक है, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के रणनीतियों को दर्शाता है। इसके अलावा पूरा तात्विक साक्ष्य है जो जिसकी जानकारी जो है, जिससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे पाटलिपुत्रा की खुदाई में नगर की योजना, काष्ठ निर्माण, सभागृह, बराबर पहाड़ी, नागार्जुन की गुफा, अशोक द्वारा आजीविकों को दान में दी गई थी। आजीविका संप्रदाय जैन से संबंधित है। सांची का स्तूप, धमेक स्तूप, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ हमने जब पॉलिटी का क्लास लिया तो उसमें राष्ट्रीय प्रतीक जो मैंने बताया था, उसमें बताया था कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसमें 4 शेर हैं, ठीक है। उसके अलावा मुद्राएं हैं, उससे भी पता चलता है मौर्य वंश की सत्ता के बारे में, जिसमें पंचमार्क सिक्के, प्रशासनिक और अर्थाकीपतियों संकेत है, ठीक है। अब देखिए, अब है मौर्यकालीन शासक। तो मौर्यकालीन शासक कौन कौन है उसके बारे में देखिए। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका शासन कब से कब तक रहा? 321 से 297 ईसा पूर्व। इन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया। नंद, इनका विशेषता थोड़ा बहुत देख ले, जितने भी शासक है उनका। मौर्य वंश का स्थापना किया, नंद वंश का अंत किया, चाणक्य का मार्गदर्शन से सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को हराया, और उसके बाद शादी भी किया। उसके बाद जैन धर्म को स्वीकार किए, ठीक है। इसके बाद कौन सा शासक हुआ? बिंदुसार हुआ, जो 297 से 273। साम्राज्य का विस्तार इसने दक्षिण भारत की ओर भी किया। यूनानी राजाओं से संबंध बनावे, आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया। आजीवक संप्रदाय जैन से संबंधित है। उसके बाद सम्राट अशोक, ठीक है। सम्राट अशोक जो है 273 से लेके 232 ईसा पूर्व किया, और इसने अंतिम युद्ध जो है कलिंग का युद्ध किया था, जिसमें जो है इसने इसका हृदय परिवर्तन हो गया वहां रक्तपात देखकर, और इसने जो है क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और बौद्ध धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए क्या किया? इसने अलग अलग देशों में जो है अपने धर्म महामात्य को भेजा। इसके बाद अशोक का पुत्र था दशरथ, उसने मौर्य वंश की सत्ता संभाला, ठीक है। उसके बाद इसने कई बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया। उसके बाद संप्रति मौर्य बने, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद शालीशुक मौर्य, ठीक है। उसके बाद देववर्मन मौर्य, उसके बाद सतधन्वन मौर्य, उसके बाद बृहदर्थ मौर्य। और बृहदर्थ जो है यही मौर्य वंश का क्या था? अंतिम शासक था, और इसके सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है ना। बृहदर्थ जो था इसके सेनापति का नाम था क्या? पुष्यमित्र शुंग। और उसी पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि उस समय मौर्य वंश जो है बृहदर्थ के समय में जो है क्या हो रहा था? कमजोर हो रहा था, और कमजोर हो रहा था, इसी का फायदा उठाया पुष्यमित्र शुंग ने, इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो है किस वंश की स्थापना किया? शुंग वंश की स्थापना किया, ठीक है। तो ये बृहदर्थ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसे किसने मारा? तो पुष्यमित्र शुंग ने मारा है, सब याद रखना है। अब एक एक करके सारे शासकों के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 340 ईसा पूर्व हुआ। मगध में, कहा हुआ? मगध, जो वर्तमान में बिहार है, बिहार, ठीक है। गुरु इसके कौन थे? चाणक्य। कौटिल्य। वंश कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक। राज्यारोहण कब हुआ इसका? कब स्थापना किया? 321 ईसा पूर्व। और साम्राज्य का विस्तार मैंने बताया कहां से कहां तक? उत्तर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक कावेरी नदी तक, और बंगाल, अफगानिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इसका साम्राज्य विस्तार है, ठीक है। इसका उत्तराधिकारी यानी कि इसके बाद कौन सत्ता पे बैठा? तो बिंदुसार बैठा, जो इसका पुत्र था। और अंतिम समय में यह क्या किया? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से इसने अपने शरीर को क्या कर दिया? त्याग दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां के बात की जाए तो इसमें मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया सबसे पहला। उसके बाद सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, ठीक है। और पराजित करने के बाद मैंने बताया था क्या किया था? अफगानिस्तान को, बलूचिस्तान जो है ले लिया था, जीत लिया था। प्रशासनिक व्यवस्था जो है कौटिल्य की सहायता से इसने मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ चाणक्य द्वारा इसी समय लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद धार्मिक रूपांतरण संन्यास की बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो इसने कौन सा धर्म लास्ट में स्वीकार कर लिया? जैन धर्म, ठीक है। और कहां पर अपना शरीर को त्यागा? श्रवणबेलगोला। ये सब मैंने बता रहा है, बार बार याद रखना है। इसके बाद इसका कौन सा आता है? इसका उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में देखें। बिंदुसार के पिता का नाम क्या हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके मुख्य सलाहकार कौन थे? चाणक्य इसके मुख्य सलाहकार थे, ठीक है। इसका पुत्र कौन था बिंदुसार का? अशोक था, सुसीम था। इसके अलावा भी और भी पुत्र था, ठीक है ना।
लेकिन यह दो महत्वपूर्ण मुख्य पुत्र थे, अशोक और सुसीम, जो इसके शासन को आगे बढ़ाते थे। इसका शासनकाल कब से कब तक चला? 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और क्योंकि इसको जो है एक विशाल साम्राज्य मिल गया था, इसलिए यह जो है ज्यादा मतलब ज्यादा युद्ध नहीं करता था, ठीक है ना। शांति से सभी राज्यों को अपने में मिला के चलता था, पड़ोसी राज्यों के साथ भी, ठीक है। यानी कि यह एक तरह से स्थिरता, मौर्य साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखा, ठीक है। इसके अलावा इसने कुछ जो राज्य थे जो नहीं जीत पाया था चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से जो है मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं हुए थे, जिसे इसने जो है जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाया। इसीलिए इसे दक्षिण के 16 राज्यों को अपने अधीन किया, ठीक है। 16 किंगडम ऑफ साउथ, यानी कि दक्षिण के जो 16 राज्य थे उस समय उसको मिलाया। इस प्रकार इसका विस्तार कहां से कहां तक हो गया? कावेरी नदी तक हो गया था, हिमालय से लेकर। विदेशों के साथ भी इसने संबंध बनाए। इसके दरबार में जो है प्लिनी, स्ट्रेबो, ये सब जो है आते हैं। सेल्यूकस का उत्तराधिकारी ने अपने दूत दिमाखस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का व्यक्ति था, सेनापति। धार्मिक के बात की जाती है, यह कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय, जैन धर्म से संबंधित था, उसको अपनाया। इसके अलावा इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई? 273 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद कौन सा गद्दी पर बैठता है? इसका पुत्र अशोक बैठता है, ठीक है। जिस समय बिंदुसार जो है गद्दी पे बैठा था, राज कर रहा था, उस समय अशोक जो है प्रांतों के शासक हुआ करता था, प्रांत में। अब देखिए सम्राट अशोक के बारे में देखें तो सम्राट अशोक जो है यह किसका पुत्र था? बिंदुसार का। देखिए चेन याद कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन? बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन? सम्राट अशोक, ठीक है। सम्राट अशोक का जन्म कब हुआ? 304 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ? 304 ईसा पूर्व हुआ। इसके पिता का नाम बिंदुसार, माता का नाम धर्मा या सुभद्रांगी है, ठीक है। दादा इसके कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका राज्याभिषेक जो है 268 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। किसकी? सम्राट अशोक की। सब डेट याद करने की जरूरत है, याद करना है, ठीक है। इसका शासनकाल जो है कब से कब तक चला? 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। इसने इसका अशोक का जो साम्राज्य था उत्तर में वही था, थोड़ा बहुत इधर उधर उलटफेर हो रहा था। उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था, ठीक है। इसने क्यों? क्योंकि बिंदुसार जो दक्षिण में पहले कावेरी नदी तक था, उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा विस्तार बिंदुसार के समय में जो है और भी ज्यादा विस्तार किया गया था, ठीक है। इसीलिए सम्राट अशोक का साम्राज्य जो था उस समय मगध साम्राज्य, यह बहुत ही ज्यादा विस्तृत रूप से फैला हुआ था। इसीलिए जो है इतिहास में जो है आज तक का भारतीय इतिहास में सबसे महान सम्राट जो हुआ है उसका नाम क्या था? अशोक था। इसके बाद इसने एक युद्ध लड़ा जिसका नाम है, बहुत ही फेमस युद्ध है। कौन सा युद्ध है? कलिंग का वार, ठीक है। कलिंग युद्ध। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। यह कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है ना। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए और भारी विनाश हुआ, जिसके कारण अशोक जो है मानसिक रूप से क्या हो गया? मानसिक रूप से व्यथित हो गया और व्यथित होकर कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। क्योंकि बौद्ध धर्म में अहिंसा, करुणा, धर्म का अहिंसा की बात की गई, करुणा की बात की गई है बौद्ध धर्म में। इसीलिए इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और धर्म को प्रचार करने के लिए अलग अलग देश जैसे श्रीलंका हो गया, मिस्र हो गया, अफगानिस्तान में अपने धर्म दूतों को भेजा। अशोक का जो प्रशासन का मुख्य आधार था वह था धम्म, यानी धर्म नीति, ठीक है। कौन सी नीति? परीक्षा में यह आता है कि अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो कौन सी नीति अपनाई थी? धम्म नीति। इसके अलावा इसने प्रजा के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। सड़कें बनवाए, अस्पताल बनवाया, रोड बनवाया, कुएं बनवाए, वृक्षारोपण किया, धर्मशाला बनवाया, ठीक है। ये सब काम किया। इसके अलावा नैतिक और सामाजिक कल्याण का भी कार्य अशोक ने किया। अशोक के से जो शिलालेख हैं, अशोक ने अपने आदेशों को, धर्म संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खिलाया। यानी कि यह जो बात कहता था उसे कहाँ खुदवाया? इसने पत्थरों पे खुदवाया ताकि लोगों तक संदेश पहुंच सके। यह जो अशोक के जो शिलालेख थे वह किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में थे, ठीक है। इस जैसे कुछ स्तंभ जैसे सांची है, लौरियानंदगढ़ है, दिल्ली है, गिरनार, इस बारे में आगे हम बताएंगे कौन कहाँ है, कैसे है। सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कौन है? अशोक स्तंभ सारनाथ में है, जो भारत का क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके बाद विरासत की बात की जाए अशोक का, तो अशोक जो है
हिंसा से अहिंसा की ओर बढ़ा, साम्राज्यवाद से मानवता की ओर अपना कदम बढ़ाया, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक बन गया। और इसकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य क्या हो गया, धीरे धीरे कमजोर हो गया। देखिए अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं, 14 को शिलालेख है। कितने हैं, अशोक के 14 शिलालेख हैं, याद करना है। पहला जो है पशु बलि की निंदा की जाती है उसमें, दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, तीसरे में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। यानी कि तीसरा शिलालेख में बताया गया है कि जो है हमेशा जो है जनता के बीच में जाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो है उनके परेशानियों को सुन सकें। इसके अलावा इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियम के बारे में भी वर्णन किया गया है। चौथे में धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा में धम्म महामात्र यानी धर्म के प्रचार के लिए महामात्रों की नियुक्ति की गई है। छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा, यानी कि कोई पीट रहा है तो कैसे नियंत्रण करना है अपने आप को, उसकी शिक्षा है। सातवां आठवां में अशोक के तीर्थ यात्रा, अशोक कौन कौन सा तीर्थ यात्रा किया उसका उल्लेख किया गया है। नौवां में सच्ची भेंट सच्चे शिष्टाचार का। 10वां में राजा और उच्च अधिकारी जो होते हैं, जो राज्य होता है, राज्य के राजा और उच्च अधिकारी उनको क्या करना है नहीं करना है प्रजा के हित में, उस बातें के बताया गया है। 11वां में धम्म की व्याख्या किया गया है, या बहुत बार पूछा गया है 11वां में धम्म की व्याख्या किसमें किया गया, तो 11वां में। 12वां में स्त्री महामात्र, यानी कि महिलाओं को भी इसने महामात्र बनाया धर्म प्रचार के लिए, उसका वर्णन है। 13वां जो है अनेकों बार कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें नहीं पूछा है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है। और 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। यह भी पूछा गया है कि अशोक के कितने शिलालेख हैं, तो कितने शिलालेख हो गए, 14, ठीक है। इसके अलावा अशोक के स्तंभ लेख 7 स्तंभ लेख हैं। कितने स्तंभ लेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग कहने का मतलब प्रयागराज कहाँ है, यूपी, जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था उसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यह कौशाम्बी में स्थित था उस समय, ठीक है। इसमें अकबर ने इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया इसको। इसके बाद दिल्ली टोपरा अभिलेख, फिर दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है, इस स्तंभ लेख को जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि दिल्ली टोपरा अभिलेख को जो है दिल्ली किसने लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक, जो मध्यकाल में हम लोग पढ़ेंगे। दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। रामपुरवा अभिलेख बिहार में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए। रामपुरवा अभिलेख बिहार में है। लौरिया अरेराज भी है और लौरिया नंदगढ़ भी है, यह सब बिहार में है। बिहार में कहाँ, चंपारण में है, ठीक है। और लौरिया नंदगढ़ में जो है मोर का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है, मौर्य का चित्र बना हुआ है। इसके बाद अशोक के अभिलेख के जो खोजकर्ता हैं उनके बारे में देखिए, अशोक के अभिलेख के खोजे कौन है। जैसे धौली अभिलेख, धौली अभिलेख का खोज किसने किया, किट्टो ने किया। कब किया, 1837 में। भाबरू अभिलेख कैप्टन बर्ट ने किया 1840 में। बराबर और नागार्जुन गुफा की खोज जो है हैरिंगटन ने किया। इन सब अभिलेखों में जो है वर्णन किया गया है कि क्या क्या करना, जो अभी बताया मैंने। दिल्ली टोपरा अभिलेख का खोज किसने किया, कैप्टन पोलियर ने 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख का खोज पेड्रो टी पैंथलर 1750 में, ठीक है। रूमनदेई अभिलेख जो नेपाल में है, फिहरर ने किया 1896 में। गिरनार गुजरात में है, लेफ्टिनेंट कर्नल ताड़ा ने किया 1882 में। प्रयाग, इलाहाबाद नहीं, प्रयाग स्तंभ लेख टीएस बट 1834। मास्की अभिलेख बीडेन। रामपुरवा जो बिहार में है, सारनाथ जो बनारस में है, ऑरेल आइंस्टाइन 1905 में किया है। तो ये सब बातें याद करने की है, ठीक है, और इसे याद करना ही होगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग जो है मौर्य वंश के बारे में पढ़े कि मौर्य वंश में कौन कौन से शासक थे, उनका क्या क्या योगदान था, प्रशासनिक योगदान क्या रहा, उनका साम्राज्य कैसे हुआ, कैसे कैसे विस्तार हुआ, मौर्य वंश के जो है साहित्य स्रोत क्या क्या है उसके बारे में देखा। उनके उसके अलावा जो वंश में जो उनको शासक हुए क्या क्या कार्य किए, इन सब सारे बातों को मैं हम लोगों ने पढ़ा और जाना, ठीक है। और ये सब याद कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, भिकना पहाड़ी, पटना 4 में स्थित है। और हमारा ऐप भी है स्काई अकेडमी 360, डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर से भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर सारे विषयों की पढ़ाई होती है और सारे एग्जाम्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसे उसकी तैयारी करवाई जाती है, ठीक है।
और मिलते हैं अगली क्लास में। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक आप जो है पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।